ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो है क्विनोलोन्स एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स। ठीक है, आज जो है हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। बात तब की है जब 1962 में, ठीक है, 1962 में एक केमिकल का सिंथेसिस हुआ जिसका जिसका नाम है नैलिडिक्सिक एसिड, जो कि हम उसे कह सकते थे 4 क्विनोलोन्स। ठीक है, उसका सिंथेसिस हुआ। ठीक है, और ये जो केमिकल कंपाउंड है, इसका जो एक्शन था वो एंटी माइक्रोबियल एक्शन था। ठीक है, इसका जो एक्शन था वो एंटी माइक्रोबियल एक्शन था। और ये अपना एक्शन कैसे दिखाता था? वो अपना एक्शन दिखाता था डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करके। ठीक है, वो अपने एक्शन है वो कैसे शो करता था? डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करके। ठीक है, तो इसके जो पुराने मेंबर्स थे, है ना, उसमें आपके नैलिडिक्सिक एसिड और सिनॉक्सिन जो हैं, ये दोनों आते थे। इनका जो बेसिकली यूज़ होता था वो होता था एक्यूट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, जो कि किसके कारण होता था? वो ग्राम निगेटिव पैथोजेंस जो होते थे उनके कारण ही जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता था। उनको ही ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। ठीक है, पर इसमें एक समस्या थी। वो समस्या ये थी कि जो इसका सिस्टेमिक अगर इफ़ेक्ट अगर हम लोग देखते हैं, अगर इसका एंटी बैक्टीरियल लेवल को अगर हम लोग इसके सिस्टेमिक लेवल पे अगर हम लोग देखेंगे, तो इसका जो इफ़ेक्ट था वो काफ़ी कम था। क्यों कम था? क्योंकि जो बैक्टीरिया रहता था, है ना, जो माइक्रोब्स रहते थे, उनमें इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही तेज़ी से रैपिडली इसका डेवलपमेंट हो जाता था। इसी के कारण जो था इस नैलिडिक्सिक एसिड, यानी कि एक प्रॉपर वे में अगर बोला जाए तो सिर्फ और सिर्फ क्विनोलोन्स को डायरेक्टली यूज़ करना जो है वो उतना खास असर नहीं दिखा पाता था माइक्रोब्स के ऊपर में। तो इससे क्या हुआ? इससे हमको आगे क्या मिला? फ्लोरोनेटेड 4 क्विनोलोन्स, जिसे हम लोग फ्लोरोक्विनोलोन्स भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंडर में कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। इनॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये जो हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स के एग्जाम्पल हैं। अगर वहीं पे अगर हम लोग क्विनोलोन्स के एग्जाम्पल देखेंगे तो नैलिडिक्सिक एसिड एंड सिनॉक्सिन जो है ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसका जो स्पेक्ट्रम था, है ना, फ्लोरोक्विनोलोन्स का जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन था वो काफ़ी ब्रॉड था। ठीक है, यानी कि ये ग्राम निगेटिव के साथ साथ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज को भी जो था इफ़ेक्ट करता था। ठीक है, इसका जो बेसिकली मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन था वो था डीएनए सिंथेसिस को रोकना। और वो उसको कैसे रोकता था? डीएनए सिंथेसिस के दौरान एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं डीएनए गायरेज। ठीक है, ये जो एंजाइम है ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये जो एंजाइम है डीएनए गायरेज जो है वो डीएनए के अनवाइंडिंग के लिए और सुपर कॉइलिंग के लिए, यानी कि डीएनए से आरएनए बनने में या फिर डीएनए से डीएनए बनने में जो सिचुएशन आती है उसमें सबसे पहली सिचुएशन रहती है अनवाइंडिंग। ठीक है, और उसके बाद में जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पे उसको वापस रिकवर करने के लिए जो एक कंडीशन होती है वो होती है सुपर कॉइलिंग। ठीक है, तो बैक्टीरिया में जो ये प्रोसेस होता था उसमें ये डीएनए गायरेज जो है रिस्पॉन्सिबल रहता था। उस डीएनए गायरेज को ही जो है ये एंटागोनाइज करता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने ये तो देख लिया कि फ्लोरोक्विनोलोन्स जो थे वो क्विनोलोन्स से काफ़ी ज़्यादा थेरेप्यूटिकली अगर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस टाइप के थे। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको कई सारे एग्जांपल्स अगेन बताए थे, यहाँ पे भी कई सारे एग्जांपल्स दिए हैं, लाइक नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, है ना, लोमेफ्लॉक्सासिन। तो ये जो हैं ये कई सारे मेडिसिन्स हैं जो अवेलेबल हैं अभी भी करंट मार्केट में। ठीक है, अगर हम लोग इसका बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम देखें, ठीक है, अगर हम लोग इसका एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम देखें तो एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम मतलब कि ये कौन कौन से माइक्रोब्स के ऊपर में अपना असर दिखाएगा और किस टाइप का असर दिखा सकता है। यहाँ पे ये बैक्टीरिसाइडल,
और बैक्टीरियोस्टैटिक, है ना। दो टाइप के स्पेक्ट्रम ये शो कर सकता है, दो टाइप की चीज़ें ये शो कर सकता है। बैक्टीरियासाइडल भी कर सकता है और बैक्टीरियोस्टैटिक भी कर सकता है। बैक्टीरियासाइडल मतलब कि यहाँ पे ये माइक्रोब्स को जो है वो किल करेगा, और बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब कि ये जो है माइक्रोब्स के को रोकेगा, ठीक है। किल तो नहीं करेगा बट रोक देगा उनके एक्शन को। तो यहाँ पर हम ये ऐसा मानते हैं कि ये जो क्विनोलोन्स डेरिवेटिव जो होते हैं, ये क्विनोलोन्स डेरिवेटिव बोलें या फिर फ्लोरोक्विनोलोन्स डेरिवेटिव बोलें हम लोग, तो ये इनका जो एक्शन होता है माइक्रोब्स को लेकर वो होता है बैक्टीरिसाइडल, यानी कि वो किल करता है, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं कि नैलिडिक्सिक एसिड जो है वो ग्राम निगेटिव ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। हमने शुरुआत में ही देख लिया था कि यूरिनरी ट्रैक्ट यानी कि एक्यूट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए जो है नैलिडिक्सिक एसिड का यूज़ किया जा सकता है, जो कि किससे होता था। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो वो ई कोलाई से, प्रोटियस से या फिर कैल्बिशिया से जो है आपका जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा था, ठीक है। कई सारे जो नए अगर आपके केमिकल एजेंट्स हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स के अंडर में, सच एज इनॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये जो थे ये और भी ज़्यादा, ठीक है, ये और भी ज़्यादा पोटेंट थे। किसके खिलाफ पोटेंट थे? ये ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनके खिलाफ और भी ज़्यादा पोटेंट टाइप के थे। पोटेंट कहने से हम लोग ये समझ सकते हैं कि इनका जो एक्शन होगा वो और भी ज़्यादा जो है लीथल होगा एज कंपेयर कर, अगर हम लोग कंपेयर करें बाकी सभी चीज़ों के साथ में, बाकी अदर जो आपके केमिकल्स हैं, है ना, नैलिडिक्सिक एसिड जैसे हैं, उससे अगर कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पोटेंट है इसका जो एक्शन है, ठीक है। अब हमने अभी तक जो देखा वो ये देखा कि फ्लोरोक्विनोलोन्स या क्विनोलोन्स जो हैं वो क्या हैं, उसके अंदर में कौन कौन से आपके केमिकल्स आते हैं, सिंथेटिक कंपाउंड्स आते हैं, और उनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, उनका स्पेक्ट्रम क्या है। अभी हम लोग देखेंगे वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में बेसिकली हम लोग एडीएमई को जो है देखते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन जो है वो कैसे हो रहा है। तो इसमें वन बाय वन अगर हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ों को जो है आपके साथ में डिस्कस करूँगा। जैसे कि फर्स्ट है नैलिडिक्सिक एसिड, ये जो है क्विनोलोन्स के अंदर में आते हैं। अगर इनका जो एब्जॉर्प्शन अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है ओरली बहुत ही तेज़ी से होता है, बहुत ही रैपिडली इसका जो एब्जॉर्प्शन है होता है। इसका जो सेरम लेवल है, ठीक है, वो काफ़ी समय में तुरंत ही लगभग 1 से 2 घंटे में जो है इसका पीक सीरम लेवल जो है वो पहुंच जाता है। लेकिन इसकी जो प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी है प्लाज्मा में वो तकरीबन 90% है, 90 to 95% है, ठीक है। और इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो पार्शियली मेटाबॉलिज्म होता है, कहाँ पे होता है? वो होता है आपके लीवर में। और इसका जो एक्सक्रीशन होता है वो काफ़ी तेज़ी से होता है और वो होता है किडनी से, ठीक है। अगर इसके प्लाज्मा टी हाफ को देखें, ठीक है, प्लाज्मा टी हाफ बोलने से मतलब ये है, मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि प्लाज्मा में इसका जो प्रेजेंस है, ठीक है, वहाँ पे रहने की जो क्षमता है, अगर वहाँ पे वो 100 ml करीबन गया है, अगर मैं ऐसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको अगर बोलूँ, अगर वो वहाँ पे 100 ml है तो वो तकरीबन 1 से लेकर 3 घंटे तक में जो है 1 से लेकर 3 घंटे तक में इसका जो प्लाज्मा लेवल होगा वो अराउंड 50 ml तक हो जाएगा। यानी कि 50 ml तक अगर उसमें बचा हो और उस 50 ml तक पहुंचने में जो टाइम लगा हो उसे ही हम लोग जो है प्लाज्मा टी हाफ कहते हैं, ठीक है। और जब ये मेटाबोलाइज होता है लीवर में तो वहाँ पे ये हाइड्रोनैलिडिक्सिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जो कि अगेन एक एक्टिव मेटाबोलाइट है, ठीक है।
और यही रिस्पॉन्सिबल होता है लगभग 85% बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। ठीक है, यही क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबल होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। ठीक है, और मैंने तो इसका यूजेस जो है वो आपको बता ही दिया था कि नैलिडिक्सिक एसिड का यूज़ जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में होता है। अब हम लोग देखते हैं सिनॉक्सिन। हम लोग बेसिकली जो है इसे इसमें जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है उसमें उसको ज़्यादा अच्छे से कवर करेंगे, सच एज नॉरफ्लॉक्सासिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इन सभी को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एक एक करके इनको कंप्लीट कर लेते हैं। सिनॉक्सिन, ठीक, सिनॉक्सिन क्या है, ये इसका जो अगर एब्जॉर्प्शन देखेंगे तो इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो जीआई ट्रैक्ट में ज़्यादा अच्छे से होता है। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेरम में वो भी 1 से 2 घंटे में लगभग पहुंच जाता है, और डिटेक्टेबल लेवल जो रहता है वो तकरीबन 10 से 12 घंटे का रहता है। यानी कि अगर हमने मेडिसिन लिया है तो उसको हम लोग 10 से 12 घंटे तक के अंदर तक में हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसने सिनॉक्सिन एडमिनिस्टर किया था कि नहीं किया था। ठीक है, इसकी जो प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी रहती है वो लगभग 60 से 80% रहती है, और इसका जो सेरम का लेवल का टी हाफ जो है वो तकरीबन 1 से 2 घंटे का रहता है। ठीक है, इसका भी अब देखते हैं इनॉक्सासिन। इनॉक्सासिन जो है इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो गट से होता है। ठीक है, गट से होता है। ठीक, और इसका जो पीक सेरम लेवल है वो भी 2 घंटे में लगभग पहुंच जाता है, और इसका जो 32 से जो 43%, 32 to 43% जो सेरम प्रोटीन बाइंडिंग होती है इसकी। ठीक है, इसका अगर टी हाफ देखेंगे तो वो 3.3 to 6.2 आवर्स का रहता है, और इसका जो एक्सक्रीशन होता है वो 60 to 72% जो रहता है वो अनचेंज्ड फॉर्म में रहता है। यानी कि अगर किसी ने 100 mg अगर मेडिसिन लिया है, ठीक है, तो उसमें से अराउंड 40 mg ही जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट 60 to 72 mg जो है वो वेस्ट हो जाता है कम्प्लीटली। ठीक, अब नेक्स्ट है वो है नॉरफ्लॉक्सासिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये जो दोनों हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स हैं, एपीआई हैं, जिनका हम लोग यूज़ करते हैं एज एन क्विनोलोन्स एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नॉरफ्लॉक्सासिन। नॉरफ्लॉक्सासिन जो है इसका ओरल एब्जॉर्प्शन जो है वो तकरीबन इनकम्प्लीट होता है ना, 30 to 40% जो है ये इसका ओरल एब्जॉर्प्शन होता है एक सिंगल वो में, एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन, एक सिंगल डोज में। और इसका जो पीक प्लाज्मा लेवल जो होगा वो तकरीबन 1 घंटे में आपको इसका प्लाज्मा लेवल जो है वो पहुंच जाएगा, पीक लेवल पे पहुंच जाएगा। और अगर इसका हाफ लाइफ अगर हम लोग देखते हैं, प्लाज्मा में हाफ लाइफ देखते हैं तो वो अराउंड 3 to 4 आवर्स का रहता है। ठीक है, अगर स्टडी स्टेट में अगर हम लोग इसको प्लाज्मा लेवल को देखें तो ये लगभग 2 दिन तक जो है वहाँ पर रह सकता है। ठीक है, इसकी जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो सबसे मिनिमल है, बहुत सबसे ज़्यादा कम है। ठीक है, 10 to 15% है, और इसका जो अनचेंज्ड फॉर्म में जो ड्रग रहता है और या इसके जो मेटाबोलाइट्स रहते हैं वो एक्सक्रीट होते हैं यूरिन से और फिकस से। ठीक है, यानी कि इसका अगर प्रोटीन बाइंडिंग सबसे कम है तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक दिख सकता है। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ भी है, अगर इसकी प्रोटीन बाइंडिंग जो है लगभग 10 से 15% मैंने बताई है यहाँ पे। ठीक है, तो 10 से जो 15% है उसको भी वॉश आउट होने में काफ़ी लंबा समय लग सकता है। इसलिए जो इसका प्लाज्मा लेवल है वो काफ़ी लंबे समय तक रह सकता है, लगभग 2 दिन तक रह सकता है। ठीक है, लेकिन इसका एक्शन जो है लिमिटेड है। ठीक है, इसका जो एक्शन है वो लिमिटेड है, इसका जो यूज़ है, इसका जो एक्शन है वो यूरिनरी ट्रैक्ट, बाइल और गट पे ही होता है। तो इससे अगर हम लोग अभी के केस में भी अगर हम लोग देखें तो इससे हम लोग बेसिकली जो है डिसेंट्री के केस में हम लोग इसे यूज़ करते हैं।
सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है फ्लोरोक्विनोलोन्स का, जो कि हम लोग अभी के डेली मार्केट में हम लोग इसे जो है यूज़ करते हैं। इसका जो ओरल एब्जॉर्प्शन है वो काफ़ी रैपिड होता है, ठीक है, काफ़ी रैपिड होता है और कंप्लीट होता है। यानी कि इसका ओरल एब्जॉर्प्शन अगर हम देखें, अगर 100 ml भी अगर हम लोग बोल रहे हैं तो 100 ml का 100 ml जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो काफ़ी मिनिमल होता है। लेकिन अगर इसे हम लोग खाली पेट में लेते हैं तभी इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो काफ़ी रैपिड होगा। वैसे तो कई सारे सभी ड्रग्स के साथ में ऐसा ही है कि खाली पेट अगर लेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे ही अगर हम लोग इसे फूड के साथ में लेते हैं, यानी कि खाना खाने के अगर बाद लेंगे, तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या होगा, डिले हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो इसका जो पीक सेरम लेवल है वो तकरीबन 1 से 2 घंटे में जो है वो पहुंच जाता है। इसकी जो प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो अराउंड वो भी लगभग कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा कम तो नॉरफ्लॉक्सासिन की है। इसकी जो है तकरीबन 20 to 30% है। प्लाज्मा टी हाफ जो है ना, टी हाफ जो है इसका वो अराउंड 4 आवर्स का है। यूरिनरी एक्सक्रीशन जो है वो लगभग 24 घंटे में, यानी एक दिन के भीतर इसका पूरी तरीके से जो है एक्सक्रीशन हो जाता है। लेकिन नॉरफ्लॉक्सासिन के जैसे इसका जो यूज़ है वो सिर्फ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में नहीं है, इसका यूज़ कई सारी जगह में होता है। इसका यूज़ हम लोग रेस्पिरेटरी, स्किन सॉफ्ट टिश्यू, बोन में, जॉइंट इन्फेक्शन में भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका जो एक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है अगर हम लोग इसे कोई और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के साथ में हम लोग यूज़ करते हैं तो। बट नाउ लास्ट पार्ट है कि अब हम इसका देखते हैं थेराप्यूटिक यूज़। थेराप्यूटिक यूज़ में अगर हम लोग देखें तो सिर्फ क्विनोलोन्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्विनोलोन्स में नाइलेडिक्सिक एसिड और सिनॉक्साजिन जो है ना, इनका जो यूज़ होगा वो सिर्फ और सिर्फ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में होगा, ठीक है। और उसमें भी कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल रहेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, उसके बेसिस पे होगा, ठीक। अगर हम लोग बात करें कि फ्लोरोक्विनोलोन्स में, तो फ्लोरोक्विनोलोन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है पोटेंट होते हैं। हमने पहले ही बात की थी कि ये जो है फ्लोरोक्विनोलोन्स क्विनोलोन्स से काफ़ी ज़्यादा पोटेंट होते हैं और इनका जो स्पेक्ट्रम होता है वो काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम रहता है, ठीक है। तो इसका थेराप्यूटिक यूज़ भी काफ़ी ब्रॉड होगा, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन का जो एक्टिविटी है वो लगभग वो है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के साथ साथ जो है में हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें स्यूडोमोनास आर्गेनोजा जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। और इसका जो यूज़ है ना, वो सोरियाटाइटिस में होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में होता है, इंट्रा ऑब्डोमिनल और बिलियरी इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। अगर इन्फेक्शन का बात करें तो इनका जो है काफ़ी अच्छे से यूज़ होता है। हम लोग इन सभी टाइप के इन्फेक्शन में इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कई टाइप के लंग इन्फेक्शन, अगर स्यूडोमोनास एरागोनोसा जो है अगर लंग इन्फेक्शन भी कॉज करता है, किसी भी टाइप का अगर गोनोरिया है तो उस कंडीशन में भी हम लोग इसे जो है यूज़ कर सकते हैं। कई टाइप के डिफरेंट टाइप के बॉल इन्फेक्शन होते हैं जो कौन करता है, सिगला, साल्मोनेला, कैम्फाइलोबैक्टर जो है ये इसको इन्फेक्ट अगर करता है, बॉल एरिया को इन्फेक्ट करता है तो वहाँ के ट्रीटमेंट के लिए भी हम लोग सिप्रोफ्लॉक्सासिन को यूज़ कर सकते हैं। एक टाइप का डायरिया होता है जिसे कहते हैं ट्रैवलर्स डायरिया, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम लोग सिप्रोफ्लॉक्सासिन को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। नॉरफ्लॉक्सासिन का जो यूज़ है वो अनकॉम्प्लिकेटेड जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहते हैं, है ना, जो कि किसके द्वारा आपको कॉज हो सकता है, कौन कॉज कर सकता है, ग्राम निगेटिव जो रॉड्स या ग्राम पॉजिटिव कॉकी जो रहेंगे, है ना, उनके द्वारा अगर कुछ इन्फेक्शन कॉज हो रहा है तो उसको ट्रीट करने के लिए नॉरफ्लॉक्सासिन का जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इनॉक्साजिन जो है इसका जो यूज़ है वो गोनोरिया को, यूटीआई को या फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को यूज़ करने के लिए हम लोग करते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें कई सारे जो हैं
इनके यूजेस हैं, लगभग लगभग सभी मेडिसिन के यूजेस हैं, ठीक है। और अगर हम लोग एडवर्स रिएक्शन की बात करें तो एडवर्स रिएक्शन में जो है इनका जो बेसिक इनका जो बेसिक ही रहते हैं, सभी के जितने भी मेडिसिन के जो एडवर्स रिएक्शन रहते हैं लगभग लगभग उनके जैसे ही हैं। बट अगर हम लोग देखें तो क्विनोलोन्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स इनका जो ये काफ़ी ही टॉलरेट किए जाने वाले ड्रग्स हैं, यानी कि उतने ज़्यादा इरिटेटिव प्रॉपर्टी के नहीं होते हैं। फिर भी इनके जो है कुछ कॉमन एडवर्स रिएक्शन है, जैसे कि नोज़िया, हेडेक, डिजीनेस, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, फोटोसेंसिटिविटी, स्किन रैशेस, है ना। इस टाइप के जो हैं इनके एडवर्स रिएक्शन। अगर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखें तो वो भी जो हैं हो सकते हैं, ठीक है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है इसका जो यूज़ ये क्या हो सकता है, ये क्या कॉज करता है, ये पैल्पिलेशन या वेंट्रिकुलर एक्टोपी या हाइपरटेंशन एंजाइना को क्या करता है प्रोपागेट करता है, ठीक है, बढ़ाता है। इसलिए आपको ये जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन का जो यूज़ है यूटीआई से कहीं ज़्यादा आपको आई ड्रॉप्स में देखने के लिए मिलता है। ये सिप्लॉक्स के नाम से या सिप्लॉक डीएक्स के नाम से कई सारे मेडिसिन के तौर पे, आई ड्रॉप्स के तौर पे या ईयर ड्रॉप्स के तौर पे अवेलेबल रहता है, जो कि आई इन्फेक्शन या फिर ईयर इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ये यूज़ होता है। इसके जो अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो कुछ एज सच कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन अवेलेबल नहीं है, बट अगर हमको इसको अगर यूज़ करना है बच्चों के साथ में या प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ में यूज़ करना है तो इसे हम लोगों को ऑब्जर्वेबल कंडीशन में रखना चाहिए, ताकि हम इसे टाइम टू टाइम जो है चेक कर सकें। इस तरीके से जो है आज हमने जो है कंप्लीट किया है क्विनोलोन्स एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स, ठीक है। इस टॉपिक को आज हमने कंप्लीट किया है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। मैंने जिस बुक का रेफरेंस लिया है वो है FSK बरार। आप यहाँ से इस जगह से, इस बुक से जो है आप इस पार्ट को स्टडी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।